श्रोताओं नमस्कार। केंद्र सरकार की रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, केंद्र सरकार रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए आगामी 1 अगस्त से एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इसका नाम है रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत न सिर्फ पहली बार नौकरी पाने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, बल्कि जो संस्थान या प्रतिष्ठान यानी नियोक्ता उन्हें नौकरी देंगे, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के बारे में विस्तार से बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री गौरव डोगरा। डोगरा जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। जैसा अभी हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है, रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना के बारे में हमें बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है और ये योजना है क्या? तो ये जो योजना है, ये प्रधानमंत्री रोजगार और कौशल विकास का पैकेज अनाउंस किया गया था 2024 के बजट में, और इसका जो क्रियान्वयन है वो 1 अगस्त 2025 से होना है जी। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसका नाम दिया गया है जी। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 99,446 करोड़ रुपए सरकार का वित्तीय आउटले है, फाइनेंशियल आउटले है जी। और इसके अंतर्गत 2 स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से मेन उद्देश्य है रोजगार का सृजन हो जी, फाइनेंशियल लिटरेसी हो युवाओं में, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े और खासकर विनिर्माण क्षेत्र जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहां पर लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक प्रोत्साहन राशि मिले जिससे वो भी कॉम्पिटिटिव हों। लेबर इंटेंसिव से आपका अभिप्राय यह है कि ऐसे रोजगारों का जहां पे ज्यादा से ज्यादा श्रम शक्ति लगे या लोगों का जहां पर उपयोग किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। डोगरा जी, बताइए, जैसा अभी आपने बताया है कि यह योजना जो है वो 1 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रही है, तो इसमें जो है वो जो पहली बार नौकरी पाएंगे जो युवा, जो लोग, उन्हें किस तरह का लाभ होगा? तो जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो पहली बार नौकरी पाएंगे जी, उनको अपने 1 महीने के वेतन के बराबर का अतिरिक्त जो सरकार प्रोत्साहन देगी वो उनके आधार लिंक बैंक अकाउंट में दिया जाएगा जी। और ये उनको 6 महीने के अंतराल में 2 किस्तों में दिया जाएगा जी। अब ये बेनिफिट स्कीम ए कहलाता है, भाग ए जी। और इसमें सरकार ने 1.92 करोड़ का इसमें लक्ष्य रखा है जी। तो फर्स्ट टाइमर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? फर्स्ट टाइमर्स वो हैं जिनका ईपीएफ में पहली बार यूएन नंबर जनरेट होकर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ईपीएफ में हर महीने राशि आती है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 1 अगस्त के बाद, वो फर्स्ट टाइमर है जी। अच्छा, आपने बताया कि उनकी जो 1 महीने की सैलरी है उसके बराबर की राशि 2 किस्तों में उन्हें दी जाएगी। तो इसकी क्या कोई अधिकतम सीमा है इस सैलरी की जो राशि देने की? इसके बारे में बताएं। तो ये अधिकतम 15,000 तक हो सकता है। अच्छा जी, मैक्सिमम 15,000 तक हो सकता है जी। अगर किसी का 15,000 ही मस्ट फंड सैलरी है तो 7,500 उनको मिलेगा 6 महीने बाद, और 7,500 मिलेगा वापस 7वें महीने से 12वें महीने के बाद, जब उनका रेगुलर रिटर्न जो इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न है स्थापना भरेगी उनका अंशदान के लिए जीपीएफ के पास, तो उनको ये राशि उनके आधार लिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जी। इस योजना के 2 आयाम हैं, एक तो उन लोगों के लिए जो पहली बार नौकरी पाएंगे और एक उनके लिए भी है जो नियोक्ता हैं, जो नौकरी देंगे, उन्हें रोजगार देंगे, उनके लिए भी है, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो उन्हें किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो नियोक्ताओं के लिए स्कीम बी है, और स्कीम बी में जितनी भी स्थापनाएं हैं, जितने भी नियोक्ता हैं उनको एक बेसलाइन है उनका कि उन्होंने कितने लोगों को अभी तक नियोजित किया है जी। उस बेसलाइन के ऊपर यदि 50 उनका बेसलाइन है, उससे ऊपर वो मिनिमम न्यूनतम 2 को अतिरिक्त रोजगार देते हैं जी। तो प्रति कर्मचारी प्रति माह उनको अधिकतम 3,000 रुपए दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि, और ये भी 6 महीने के अंतराल में, जब 6 महीने तक उनको रेगुलर रिटर्न वो फाइल करेंगे तब दी जाएगी, और ये 2 साल तक दी जाएगी। बाकी सेक्टर्स में, विनिर्माण क्षेत्र में विशेषतः ये 4 साल तक स्कीम लागू होगी जी। गौरव जी, ये भी हम जानना चाहते हैं कि जो भी युवा साथी इस योजना का लाभ जिनको मिलेगा, तो उसकी पात्रता क्या रहेगी और पहली बार नौकरी पाने से आशय क्या है यहाँ पर? क्योंकि इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि एक आदमी कहीं नौकरी करता है फिर छोड़ के कहीं ज्वाइन कर लेगा, तो पहली बार नौकरी से क्या इसका आशय है और कौन से लोग एलिजिबल या पात्र होंगे? तो इसमें सबसे पहली बात, कौन से लोग पात्र होंगे? जिनका ग्रॉस वेज 1 लाख तक है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग
जी। तो जिन्होंने किसी भी स्थापना में ज्वाइन किया, मैक्सिमम उनको जो ग्रॉस वेज मिल रहा है वो 1 लाख रुपीस तक मतलब है, उनको जो वो इसके लिए पात्र होंगे। वो 1 लाख रुपए तक की जिनकी सैलरी होगी ज्वाइनिंग के समय। और दूसरा कि क्या वो एक स्थापना में काम करके दूसरी स्थापना में स्विच ओवर करते हैं, तो क्या वो इसके लिए एलिजिबल होंगे? वो नहीं होंगे। अच्छा। तो इसमें जो मोटिव है स्कीम का, वो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है और सतत रोजगार विकास में जरूरी है। एक स्थापना जिसमें उन्होंने ज्वाइन किया है, उससे उनका रेगुलर रिटर्न फाइल होना चाहिए। अच्छा। 6 महीने तक रेगुलर रिटर्न फाइल होने पे उनको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी। मान लीजिए 7वें महीने वो छोड़ते हैं, तो 7वें महीने से 12वें महीने के लिए वो पात्र नहीं होंगे। एक बार और भी विस्तार से बता दीजिए कि जो प्रोत्साहन राशि है वो किस तरह से और कितनी किश्तों में और कितनी अवधि में दी जाएगी? तो भाग ए में जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, उसमें ये प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों में दी जाएगी, अधिकतम 15,000 तक, उनके 1 माह के वेतन के बराबर जी। और 6 महीने तक जब इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न्स वो फाइल करेंगे, उसमें उनका हर माह रिटर्न में उनका अंशदान आएगा, तो उनको 6 महीने के बाद ये राशि दी जाएगी। उसके बाद 6 से 12 महीने में उनको एक वित्तीय साक्षरता का मॉड्यूल कंप्लीट करना होगा जी। अब इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड्स हैं, लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट टाइमर्स को, यंगस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, पर्सनल फाइनेंस पे ध्यान देना हो, तो उसके आजकल काफ़ी बड़ी एक रिक्वायरमेंट है। उसको ध्यान देते हुए एक डिजिटल मॉड्यूल है जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी मॉड्यूल कहा गया है, जो ईपीएफओ के डैशबोर्ड में एक पोर्टल में लिंक आएगा। वो कंप्लीट करने के बाद उनको जो दूसरी इंस्टॉलमेंट में, दूसरी किस्त में बाकी पार्ट मिलेगा। अच्छा, वो आपके पोर्टल में ही होगा? जी, विभाग के पोर्टल में। तो उस कोर्स होगा, वो जब कंप्लीट कर लेंगे उस मॉड्यूल को, तब फिर वो दूसरे किस्त के लिए पात्र होंगे। बिल्कुल। अब हम आते हैं जो प्रतिष्ठान है, नियोक्ता है, उन पर। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र के प्रतिष्ठान इसमें शामिल किए गए हैं? कौन पात्र होंगे इसमें प्रतिष्ठान, और क्या उन्हें किसी तरह का पंजीकरण करवाना होगा? उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में बताएं। तो इसमें सभी संस्थान जो ईपीएफ के दायरे में आते हैं जी, वो सब इसके लिए पात्र होंगे जी। अब ईपीएफ के दायरे में आने के लिए स्थापना मैंडेटरी है, मतलब ये अगर 20 से अधिक कर्मचारी कहीं भी कोई भी नियोजित करता है जी, तो वो कानूनी तौर पे जरूरी है उनको ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना जी। यदि 20 से कम भी हैं तो वॉलंटरली वो सेक्शन 141 हमारे अधिनियम के अंतर्गत धारा है जिसमें वो रजिस्टर करा सकते हैं। तो सभी स्थापनाएं जो उसका बेनिफिट लेना चाहती हैं प्रोत्साहन राशि का, वो ईपीएफ के अंतर्गत रजिस्टर करा सकती हैं जी। अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है? ये रजिस्ट्रेशन पूर्णतः ऑनलाइन है, इसमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है और इसमें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट है उनको अपना पैन, एक जीएसटी और बैंक अकाउंट नंबर, 3 चीजें डिस्क्लोज करनी है जी। और जो एम्प्लॉइज हैं, मान लीजिए फर्स्ट टाइमर है, जी। उनके लिए सिर्फ उनको एक उमंग ऐप पे फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्निक के माध्यम से उमंग ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छा, उनको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी? आधार से लिंक फेशियल ऑथेंटिकेशन में कोई दस्तावेज नहीं जमा करना है। अच्छा। वो आधार और बैंक का डिटेल पीछे से फैच करता है। अच्छा, ये तो खैर आपने बता दिया कि किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, कैसे पंजीकरण होगा, चाहे वो प्रतिष्ठान हो या फिर जो नौकरी पाने वाले हों उनके लिए। कभी कभी कई तरह के लोगों को आशंका होती है घपले घोटाले की, तो जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी इस पूरी प्रक्रिया में? इस स्कीम में ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल दिया गया है जिसमें कोई भी शिकायत अगर किसी को होती है जी, चाहे वो सर्विस रिलेटेड हो या फिर किसी मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी फ्रॉड के रिलेटेड हो जी, तो वो शिकायत हमारे ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल पे दर्ज कर सकते हैं जी। और इस पे त्वरित कार्रवाई की जाएगी जी। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का एक मॉनिटरिंग टूल है ऑनलाइन जिसको 1 अगस्त के बाद लॉन्च किया जाएगा जी। जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट से ऑनलाइन डेटा शेयर किया जा रहा है। उस डेटा के आधार पे इसको मॉनिटर किया जाएगा जी, कि यदि कहीं पर कोई विसंगति पाई जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इसमें मान लीजिए कि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से या किसी अन्य कारण से नौकरी छोड़ देता है, हाँ, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई बीच में नौकरी छोड़ता है तो इसमें सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है कि 6 महीने तक उनका अंशदान ईसीआर के माध्यम से आना चाहिए जी, और दूसरा उनका वित्तीय साक्षरता का मॉड्यूल 6 से 12 महीने के उसमें वो आना चाहिए जी। तीसरा वो फर्स्ट टाइमर होने चाहिए जी, जो स्कीम ए है उसके अंतर्गत जी। तो अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स नहीं है, वो बीच में छोड़ देते हैं तो उनको ये बेनिफिट के लिए पात्रता नहीं होगी। और स्कीम बी की यदि हम बात करें उसमें हम एस्टैब्लिशमेंट जो है, जो नियोक्ता है, उसका हम एलिजिबिलिटी को ध्यान रखेंगे जिसमें मिनिमम उनको 2 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, 2 लोगों को सृजित करना है अपने नेट एम्प्लॉयमेंट में। मतलब मेरे पास यदि 20 लोग बेस लाइन पे हैं, अगले महीने में 22 लोगों को नौकरी दे रहा हूँ, तो मुझे तो अतिरिक्त 2 लोग मैंने नियोजित किए हैं, उनके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देती है अप टू 3,000 रुपीज। अच्छा। और वो भी वही जैसा मैंने बताया 6 महीने के अंतराल में उसका बेनिफिट मिलता है। जी गौरव जी, क्योंकि एक डिजिटल युग है ये और सारे लोग आईटी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे प्रतिष्ठान हो या जो यूथ हो वो, तो इसमें जो पूरी योजना है इसको लागू करने में जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका किस तरह से इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है? और आपने बताया कि पंजीकरण से लेकर शिकायत तक जो है वो ऑनलाइन हो सकती है, तो उसके बारे में बताएं हमें। तो इसमें आईटी का बहुत बड़ा रोल है
जी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया जी, ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन है, इसमें कहीं भी फिजिकल दस्तावेज की रिक्वायरमेंट नहीं है जी, कहीं पीएफ ऑफिस के या किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं जी, जैसे ही ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं तो ईसीआर जो आपका है, नियोक्ता जो ईसीआर के माध्यम से अपने सभी कर्मचारियों का अंशदान जमा करते हैं हर माह, उस ईसीआर के भरने के माध्यम से ही सारा डेटा बेनिफिट के लिए, प्रोत्साहन राशि के लिए मिल जाता है। जी, तो ईसीआर इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। अगर मान लीजिए हमारी ईसीआर ही गलत है तो वो बेनिफिट गलत जाएगा या फिर वो बेनिफिट नहीं जाएगा। ओके, तो ईसीआर सबसे इंपॉर्टेंट है जो रिटर्न्स कंपनी भरती है। जी, यदि वो रिटर्न सही जा रहे हैं और रिटर्न्स रेगुलर जा रहे हैं तो उसके आधार पे बेनिफिट मिलेगा। जी, इसके अतिरिक्त बस जो एग्जिस्टिंग स्थापनाएं हैं उनको जैसा पैन, जीएसटी और बैंक अकाउंट देना है, और जो नए हैं उनको श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करना है, या फिर एमसीए का स्पाइस पोर्टल के माध्यम से कंपनीज रजिस्टर करती हैं। वो नए जो स्थापनाएं वो इस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। आप काफी लंबे समय से श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, आपका क्या मानना है कि जो योजना है वो कितनी लाभकारी साबित होगी रोजगार सृजन में? मेरा मानना है ये बहुत ही एक हिस्टोरिक योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जी, और इसमें जितना बजट आउटले है 1 लाख करोड़ रुपए, जी, ये आज से पहले इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए इतना बड़ा सब्सटैंशियल प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया है। जी, तो इससे आजकल जो सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार सृजन की, जी, उसको टैकल करने के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 3.5 करोड़ का, वो इससे मीट किया जा सकता है। और मेरी आपके माध्यम से भी सभी श्रोताओं से, सभी नियोक्ताओं से, प्रतिष्ठानों से मैं यही निवेदन होगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, रोजगार का सृजन हो और सबको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हम लोग ला सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि प्रचार जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। इसके लिए विभाग द्वारा आपके क्या कदम उठाए जा रहे हैं? लोगों को कैसे जागरूक बनाया जा रहा है? तो अभी 1 अगस्त को माननीय मंत्री महोदय, हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री जी, माननीय श्री मनसुख मंडाविया जी इसका शुभारंभ करेंगे सुबह 10 बजे। जी, तो दिल्ली में इसका शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही पूरे भारत में हमारे जितने भी पीएफ ऑफिसेज हैं जी, और अतिरिक्त लेबर ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्री ऑफिसेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी, जी, वहाँ वर्चुअल माध्यम से इसी इवेंट में ज्वाइन किया जाएगा। जी, और हमने इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, जितनी कंपनियां हैं, जितने इंडस्ट्री चैम्बर्स हैं, एम्प्लॉयर एसोसिएशंस हैं, इनके प्रतिनिधियों को हमने इन्वाइट किया है। हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में जा के हम इसका आउटरीच कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं। और हमारे हर माह 27 तारीख को निधि आपके निकट एक कार्यक्रम होता है। तो जैसे छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, तो हर जिले तक पीएफ ऑफिस जा रहा है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डीएम ऑफिस हैं, सीईओ ऑफिस हैं, वहां पर जाके हम लोग कैंप लगाते हैं। तो हम उसके माध्यम से चाह रहे हैं कि इस स्कीम का सतत प्रचार भी हो, और यदि किसी नियोक्ता को इसमें कोई परेशानी आती है तो हम फैसिलिटेशन के लिए भी हेल्प करेंगे। जी, गौरव जी, जो है वो अपने छत्तीसगढ़ के यदि हम बात करें तो जो भविष्य निधि विभाग है, तो इसमें अभी कितने प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं यहाँ पर? तो इसमें कुल मिला के 30,000 पंजीकृत प्रतिष्ठान हैं, जिनमें से 14,500 का हर माह कंट्रीब्यूशन आता है, अंशदान जिनसे रेगुलर आता है। जी, तो अगर मैं संख्या बात करूं सदस्यों की, तो हमारे पास 32 लाख अकाउंट्स हैं। जी, उन 32 लाख में से कंट्रीब्यूटरी हर माह लगभग 8.5 लाख लोगों का कंट्रीब्यूशन आता है। जी, गौरव जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी योजना है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा, रोजगार लोगों को मिले तो वो जो चुनौती है उसका समाधान इस योजना के माध्यम से निकलेगा। आप वक्त निकालकर आकाशवाणी आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।